हेलो गाइज, माय नेम इज़ प्रोफेसर मयूर रिटर्नकर और आप देख रहे हैं मेहर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। तो गाइज आज का जो वीडियो है दैट इज क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स में से चैप्टर नंबर 7 दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो पिछले कुछ दिनों से हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टार्ट किया हुआ है। उसमें से नियर अबाउट मैंने 4 लेक्चर बताए हुए हैं। पहले लेक्चर में हमने बड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, बेसिक लेक्चर था, दूसरे में प्रोग्रेसिव वेव के बारे में रहे और तीसरे में रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स और चौथे में रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है। तो बिफोर दिस वीडियो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके प्लेलिस्ट, इस चैप्टर का प्लेलिस्ट सेपरेट बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पूरे लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो आज के टॉपिक में जो हम पिछले 4-5 लेक्चर से पढ़ रहे हैं उसका सारांश आज निकलने वाला है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो जो है वो टिल द एंड देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो बच्चों शुरू करते हैं। दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब समझते हैं एग्जैक्टली सुपरपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और सुपरपोजिशन होता किस तरीके से है, ठीक है। सो आपको अगर सुपरपोजिशन समझना है तो आपको वेव्स तो पता है, ठीक है। सो हाउ व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन में सिंपल मीनिंग बताना चाहूंगा, एडिशन ऑफ टू वेव्स, ठीक है। एक ही मीडियम के अंदर जब दो वेव ट्रैवल करती है और एक दूसरे के अंदर मिक्स होती है उसी को हम लोग सुपरपोजिशन कहते हैं। एक छोटे से ब्रीफ मतलब एक छोटे से इसमें मैंने आपको बता दिया कि सुपरपोजिशन एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। एक ही मीडियम के अंदर दो वेव्स अगर ट्रैवल करती है, ठीक है, और वो एक दूसरे के अंदर अगर मिक्स होती है तो उसे हम लोग सुपरपोजिशन कहता है, ठीक है। सो प्रिंसिपल क्या है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का, वो यहां लिखा हुआ है। व्हेन टू और मोर, देखिए सुपरपोजिशन के लिए दो या दो से ज्यादा वेव्स की जरूरत पड़ती है। एक वेव का सुपरपोजिशन नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बताया सुपरपोजिशन कब होगा, दो वेव जब एक ही मीडियम में ट्रैवल करेगी, सही है। व्हेन टू और मोर वेव ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम अराइव एट अ पॉइंट ऑफ द मीडियम साइमल्टेनियसली। अब इसका मीनिंग क्या है, एक या दो से ज्यादा वेव एक ही मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और एक पॉइंट पे एक के बाद एक आ रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद एक के बाद एक आए, साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक है। ईच वेव प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर, ठीक है। हर एक वेव क्या कर रहा है, अपना ओन डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, खुद का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। हेंस अब क्या होने वाला है, हेंस द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द वेव्स, ठीक है। अब देखिए मैं इसको तुमको डायग्राम के द्वारा समझा के बताता हूँ किस तरीके से ये होने वाला है, ठीक है। सो देखिए अगर सपोज टू बी मान के चलते ये एक वेव है, ठीक है, ये एक वेव है, ठीक है, और दूसरा एक वेव कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये दो वेव्स है, ठीक है, दोनों वेव्स एक ही मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब मान के चलते इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मान के चलते y1 है, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो y2 है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब क्या होगा इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जब पहले वेव को अगर आप देखते हो तो ये अबव द फेज है, ठीक है। हम इसे कॉम्प्रेशन बोलेंगे क्योंकि हम जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव जो पढ़ रहे हैं वो साउंड को लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन से वेव को लेके पढ़ रहे हैं, साउंड वेव्स। और साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया। साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेरफैक्शन। उसके लिए मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी बताया था ऐसे ट्यूनिंग फ्रॉक का। अगर किसी ने पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वहां देख लीजिए, मैंने ऐसा वीडियो भी बताया था तुमको कि इस तरीके से कॉम्प्रेशंस बनते हैं, ठीक है, पास पास में, और जब दूर दूर जाते हैं लेयर दैट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। तो साउंड वेव्स कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता है। अब मान के चलते हैं ये है अपना कॉम्प्रेशन, ठीक है, और ये भी है आपका कॉम्प्रेशन। तो दोनों का पहली वेव का कॉम्प्रेशन दूसरे वेव के कॉम्प्रेशन के ऊपर आ रहा है, ठीक है, और दूसरे वेव का पहले वेव का रेयरफैक्शन दूसरे वेव के रेयरफैक्शन पे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में रिजल्टेंट जो बनेगा वो वेक्टर सम बनेगा। रिजल्टेंट क्या बनेगा, वेक्टर सम। जैसे y1 है, ठीक है, अब इसे मान के चलते y1 बार है, ठीक है, वेक्टर है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो जब पहले का कॉम्प्रेशन दूसरे के कॉम्प्रेशन पे पड़ेगा, पहले का रेयरफैक्शन दूसरे के रेयरफैक्शन में पड़ेगा, तब क्या होगा, आपका जो रिजल्टेंट है वो थोड़ा सा मैक्सिमम बनेगा। इट इज वेक्टर सम ऑफ y बार इज इक्वल टू क्या होगा, y1
प्लस y2, ठीक है, y1 प्लस y2 यहाँ लिखा हुआ है। Hence the resultant displacement at the point is equal to vector sum of, ये वर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए वेक्टर सम है किसका, देयर ओन डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे मिलने वाली जो इंटेंसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी आपको। कैसी इंटेंसिटी मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले का कॉम्प्रेशन दूसरे के कॉम्प्रेशन पे, पहले का रेयरफैक्शन दूसरे के रेयरफैक्शन पे। दिस इज कॉल्ड इन फेज, इसे क्या कहते हैं, इन फेज। दोनों वेव के जो फेज है, ठीक है, वो इन फेज में है, मतलब पहले का कॉम्प्रेशन दूसरे का कॉम्प्रेशन, पहले का रेयरफैक्शन दूसरे के रेयरफैक्शन। तो ये हुई फर्स्ट बात। अब अगर मान के चलते पहला जो वेव्स है, मान के चलते कुछ इस तरीके का है, ठीक है, दूसरा जो वेव है इसका जस्ट अपोजिट है, मतलब पहले का ये वाला कॉम्प्रेशन था, ये रेयरफैक्शन था। अब दूसरे का देखिए, ये रेयरफैक्शन है, ये कॉम्प्रेशन है, मान के चलते हैं। सो दिस इज रेयरफैक्शन, दिस इज कॉम्प्रेशन, ठीक है। अब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इज अगेन द वेक्टर सम ही होगा, लेकिन पहले का कॉम्प्रेशन दूसरे के रेयरफैक्शन के साथ है, पहले का रेयरफैक्शन दूसरे के कॉम्प्रेशन के साथ है। तो ये जो वेव्स है जब रिजल्टेंट बनेगा तब एक दूसरे को, जैसे ये वेव्स का कॉम्प्रेशन इसको कैंसिल कर देगा, इसका रेयरफैक्शन इसको मतलब कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेंगे ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब क्या होगा, y बार इज इक्वल टू y1 माइनस y2, ठीक है, y1 माइनस y2, मतलब इसका कॉम्प्रेशन इसको रेयरफैक्शन के साथ कैंसिल होगा, इसका रेयरफैक्शन इसके कॉम्प्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलने वाली इंटेंसिटी आपको कैसी मिलेगी, मिनिमम। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों वेव आउट ऑफ फेज थे, दोनों फेज में पहले का कॉम्प्रेशन इंसिडेंट नहीं हो रहा था दूसरे के रेयरफैक्शन के साथ, ठीक है। सो पहले का रेयरफैक्शन दूसरे के कॉम्प्रेशन के साथ नहीं हो रहा था, इसलिए ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, y1, सो y बार इज इक्वल टू y1 माइनस y2, ठीक है, y1 माइनस y2। तो अब देखिए प्रिंसिपल मैच होता है, ये नहीं होता, होता जरूर होता है। देखिए व्हेन द टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम, आप देख रहे हैं एक, दो या दो से ज्यादा एक ही मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, और वो खुद का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट खुद का प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, वेक्टर सम बनेगा, रिजल्टेंट क्या बनेगा, वेक्टर सम बनेगा। अब आपको कंफ्यूजन होगा, सर आपने यहाँ सब्ट्रैक्शन लिखा, क्यों लिखा है, क्योंकि पहले का कॉम्प्रेशन दूसरे के रेयरफैक्शन पे इंसिडेंट हो रहा है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसलिए यहाँ माइनस आया हुआ है। जब इस डिस्प्लेसमेंट में से ये डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा तभी तो आपका वैल्यू मिनिमम आएगा, ठीक है, और मैक्सिमम कब आएगा, जब ऐड होगा, ठीक है, इसलिए ये प्रिंसिपल हो गया। अब समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड क्या एग्जैक्टली होता है, इंटरफेरेंस होता है द फेनोमेना ऑफ एनहांसमेंट और अ कैंसलेशन of a displacement produced due to the superposition of sound wave is called interference of sound waves। एक तो जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो इंक्रीजिंग फॉर्म में मिलेगा। एनहांसमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एनहांसमेंट लिखा हुआ है, दिस वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है, एनहांसमेंट मतलब इंक्रीज होना। कौन इंक्रीज हो रहा है, रिजल्टेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो द फिनोमेना ऑफ एनहांसमेंट, एनहांसमेंट मतलब इंक्रीज होना, और कैंसलेशन, ठीक है। अब देखिए एनहांसमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर दोनों सेम फेज में है, इन फेज है, तो एनहांसमेंट हो रहा मतलब इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैंसलेशन कब हो रहा है, आउट ऑफ फेज है, ठीक है। अब ये जो फिनोमेनन है जो सुपरपोजिशन के कारण हो रही है, उसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, interference of sound। So what do you mean by interference of sound? The phenomenon of enhancement and cancellation of a displacement एक तो enhance हो रहा है या फिर cancellation हो रहा है, कहाँ पे, displacement produced due to the superposition of wave। यहाँ पे exactly क्या हुआ है, superposition हुआ है, मतलब एक वेव के अंदर दूसरी वेव क्या हुई है, मिक्स हुई है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, ठीक है। तो बच्चों आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई, प्रिंसिपल दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव एंड इंटरफेरेंस ऑफ अ साउंड वेव। अब समझते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। मैंने तुमको पहले ही समझाया, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड क्या होता है, एक तो एनहांसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट का या फिर कैंसलेशन होगा।
इसी के बेसिस पे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। अब समझते हैं कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू साउंड वेव कोइंसाइड विद ईच अदर, दो साउंड वेव कोइंसाइड हो रही है कहां पे, इन अ सेम मीडियम। ठीक है, आर इन अ फेज, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों का फेज कैसा है, सेम है। मतलब ये है कि पहले का कॉम्प्रेशन ऑफ वन वेव विल कोइंसाइड विद द कॉम्प्रेशन ऑफ अनदर। ठीक है, एंड और रेयरफेक्शन ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद रेयरफेक्शन ऑफ अदर वेव। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए दो वेव है और इन फेज है, मतलब पहले का कॉम्प्रेशन दूसरे के कॉम्प्रेशन के साथ। ठीक है, पहले का कॉम्प्रेशन ये है, सपोज पहले का कॉम्प्रेशन दूसरे का कॉम्प्रेशन ये है, पहले का रेयरफेक्शन ये है, दूसरे का रेयरफेक्शन है, ये दोनों वेव का अगर देखते हो तो दोनों वेव कैसी है, इन फेज है। कैसे है, दोनों के दोनों इन फेज है। तो इन फेज अगर है तो क्या होगा, ठीक है, मतलब पहले का कॉम्प्रेशन दूसरे के कॉम्प्रेशन के साथ, पहले का रेयरफेक्शन दूसरे के रेयरफेक्शन के साथ जब कोइंसाइड होगा तब रिजल्टेंट क्या बनेगा, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड एट अ पॉइंट इज मैक्सिमम। ये वर्ड देखिए, मैक्सिमम हो रही है। क्यों मैक्सिमम हो रही है, मैंने पहले बताया, क्योंकि पहले का कॉम्प्रेशन दूसरे के कॉम्प्रेशन के साथ गिर रहा है, तो पहले का रेयरफेक्शन दूसरे के रेयरफेक्शन के साथ दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड प्रोड्यूस होगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ऐसा कब होता है, जब पहले का कॉम्प्रेशन दूसरे के कॉम्प्रेशन के साथ, पहले का रेयरफेक्शन दूसरे के रेयरफेक्शन के साथ। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उनका डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, यहाँ देखिए एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, पहले का y1 दूसरे का y2, तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2। सो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऐड होने के कारण इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसलिए इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। अब डिस्ट्रक्टिव क्या मतलब, क्या होता है, डिस्ट्रक्ट हो जाना। ठीक है, कैंसल हो जाना। अब इसमें देखिए क्या बोला है, व्हेन कॉम्प्रेशन ऑफ वन वेव विल कोइंसाइड विद द रेयरफेक्शन ऑफ अनदर वेव। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, ठीक है, सिंपल चीज मैं बता रहा हूं आपको। पहले का कॉम्प्रेशन, ठीक है, सपोज दिस इज कॉम्प्रेशन, दिस इज रेयरफेक्शन, और दूसरा अगर इसका उल्टा है, मतलब आउट ऑफ फेज है, मतलब ये हो गया रेयरफेक्शन, ये हो गया कॉम्प्रेशन। अब व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, ठीक है, पहले का कॉम्प्रेशन दूसरे के रेयरफेक्शन के साथ, पहले का रेयरफेक्शन दूसरे के कॉम्प्रेशन के साथ, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। जैसे अगर मैं, ये हो गया पहला वेव, ये हो गया दूसरा वेव, अगर मान के चलते, तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा मिनिमम इंटेंसिटी वाला। रिजल्टेंट क्या मिलेगा, दैट इज मिनिमम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसी मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। कब, जब आउट ऑफ फेज हो, आउट ऑफ फेज हो तब आपको इंटेंसिटी कैसी मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। अब लोगों के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि सर क्या जीरो मिलेगी, जीरो नहीं मिलती, कुछ ना कुछ साउंड वेव जरूर आएगा, आपको कुछ ना कुछ आवाज जरूर आएगी, वो मिनिमम मिलेगी। ठीक है, अब मिनिमम क्यों मिल रही है, क्योंकि एक दूसरे का कैंसलेशन हो रहा है, कैंसलेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, एनहांसमेंट हो रहा था। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, एनहांसमेंट होता है, और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, कैंसलेशन होता है। सो दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सो व्हाट डू मीन बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव, यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट डू मीन बाय, व्हेन टू और मोर वेव ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम arrive at a point simultaneously, then they are produce their own displacement. ठीक है, so the resultant vector, the resultant displacement at a point is equal to the vector sum of the displacement. ठीक है, vector sum रहेगा किसका, displacement का। ठीक है, so this is called सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। सो बच्चा लोग, आपको अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं जो पढ़ाने वाला हूँ दैट इज बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसा डेरिवेशन है। तो आपको इस चैनल पे फिजिक्स भी चालू है, साथ में बायोलॉजी भी चालू है। केमिस्ट्री थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, सर थोड़े से बिजी है, तो उसके चलते नहीं आ पा रहे हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स, लेकिन जब बहुत जल्दी उसके भी लेक्चर आ जाएंगे। सो थैंक यू गाइज। और जितने भी नए व्यूअर्स होंगे, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।